हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। यानी मौर्य साम्राज्य से संबंधित आपके समक्ष 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हूं, जो कि वन लाइनर के रूप में है। यह वीडियो विशेष रूप से 2 पार्ट में उपलब्ध किए जाएंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग 50 प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, खासतौर पर जहाँ से इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछ दिए जाते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसका कालक्रम जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो आते हैं बिना समय गंवाए पहले प्रश्न पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका है 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य के सहयोग से किसने हराया था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। यानी 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चाणक्य के सहयोग से जिसने हराया था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। आपको बता दें, इस प्रश्न में कई तरह के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में बात करें तो प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि जब नंद वंश की खात्मा हुई तो उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई? तो आपको याद रखना है 322 ईसा पूर्व में की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके सहयोग से? तो चाणक्य के सहयोग से किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल के मानते हैं? तो इसका उत्तर होगा शूद्र कुल के। यानी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल के मानते थे। लेकिन आपको ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराए हैं कि जैन और बौद्ध के अनुसार अगर हम बात करें तो इसे क्षत्रिय कुल के रूप में माना जाता था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी विशाख दत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का एक तरह से प्रयोग किया गया है? तो वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक और शेयर जब करते हैं तो हमें एक अभिप्रेरणा मिलती है और अभिप्रेरणा के साथ साथ हमें एक और उत्साहवर्धन होता है, जिससे कि हम और भी बेहतर ढंग से जो है वीडियो को प्रस्तुतिकरण करने में अपनी एक सफल योगदान को हासिल कर सकें या आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो आपसे यही एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपका है चौथा नंबर। यहाँ आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेकिंग है। प्रश्न यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? यानी यहाँ आपको मौर्य के बाद का लगा देना है। तो इसका उत्तर होगा 4। यानी कि अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की बात करें तो 4 वर्गों में विभक्त था। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। आप देख सकते हैं 5वां नंबर प्रश्न आपका है, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यानी दक्षिण विजय किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो बातें सत्य हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासनकाल में पूरे भारत को कब्जा में कर लिए थे, और चूंकि उस समय आपको बता दें कि उत्तर से लेकर दक्षिणी भाग तक और पूर्व से लेकर पश्चिमी जो कि अफगानिस्तान तक, जो ईरान इराक तक वाला जो क्षेत्र था, वहाँ तक लगभग इसने कब्जा कर चुके थे। और ये अगर दक्षिण भारत की जानकारी की बात आती है तो इसका उत्तर होगा तमिल ग्रंथ हैं अहनानुरु एवं मुरनानुरु। दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ से ये प्रमाणिक रूप मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण में विजय किए थे। 5 नंबर प्रश्न के बाद अब आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैन गुरु थे उनका नाम था भद्रबाहु। आपको बता दें कि जीवन के अंतिम काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाए थे। तो जो इनको एक तरह से शिक्षा दीक्षा या प्रशिक्षण के रूप में जो दिए थे वो भद्रबाहु थे। 7वां नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है कि जो सलेखना विधि था उसके द्वारा ये त्यागे थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अंतिम समय में जब दक्षिण भारत में कर्नाटक की एक जगह था जिसका नाम था श्रवणबेलगोला,
तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने क्या किए थे कि अपना शरीर को सलेखना विधि के द्वारा जो है त्यागे थे। तो कई तरह के यहाँ भी प्रश्न बनते हैं, कहाँ पर इनका एक तरह से मृत्यु हुआ था, यानी शरीर को त्यागे थे। तो कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में, जो कि सलेखना विधि के माध्यम से। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सलेखना विधि के बारे में हम बता दें आपको, सलेखना विधि एक तरह से एक ऐसी मतलब विधि प्रणाली के रूप में है जहाँ से स्वयं भोजन और जल को छोड़ दिया जाता है और शरीर को जो है त्याग दिया जाता है। तो एक तरह से ऐसी विधि मानी जाती है। 8वें नंबर प्रश्न पर आते हैं और 8वां नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था। तो आपको बता दें कि एक सेल्यूकस निकेटर जो कि अफगानिस्तान के क्षेत्रों में लगभग इसका एक तरह से स्वराज था। तो उस समय इसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या किया था कि युद्ध कर दिया था। तो 305 ईसा पूर्व में किया था। और जब ये किया था युद्ध, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। लेकिन आपको बता दें कि जब ये हार चुका था तो लगभग अपना जो क्षेत्र था इसे सौंपना पड़ा। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये कार्य बीच में ये कर दिया कि अपनी पुत्री, जिसका नाम हेलेना था, हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है। और जैसे ही सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा देता है, तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश हो जाता है। और खुश होने के उपरांत इसे जो है 500 हाथी दान देता है। और 500 हाथी दान देने के बाद जो है आपको बता दें कि इसके उपरांत भी 4 ऐसे प्रांतों को देता है इसको, जो काफ़ी प्रसिद्ध था। इसमें 4 प्रांतों की अगर हम बात करें तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात शामिल था। तो ऐसे यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। और एक बात बता दें आपको कि इसके बदले सेल्यूकस निकेटर भी बहुत प्रसन्नित होकर जो है एक अपना दरबारी कवि मेगास्थनीज को जो है सौंप देता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि यूनान से आए हुए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, वो काफ़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाओं में से एक था, जहाँ पर एक लेन देन की जो बातें आती हैं, जैसे कि हम बोले कि अभी सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी जिसका नाम हेलेना था, उससे विवाह चंद्रगुप्त मौर्य की करा दिया गया था। दूसरी बात की जो मेगास्थनीज था, जो कि यूनानी राजदूत के रूप में सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, वो सौंप दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और वहीं उसके बदले की हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है यहाँ पर कि 500 हाथी देता है सेल्यूकस निकेटर को, और साथ साथ जो है 4 ऐसे प्रांत को देता है जो काफ़ी प्रमुख होते हैं, जिसमें से आपको पता होगा काबुल, कंधार, मकरान और हेरात शामिल था। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज, अब देखिए मेगास्थनीज जो रचनाकार किए थे, जो रचना इनकी थी वो इंडिका पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में जो है, यानी बोल सकते हैं मौर्य वंश के इतिहास के बारे में एक तरह से जानकारी उपलब्ध कराती है। तो यहाँ प्रश्न आपको बता दें कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। तो देखिए आपको अभी स्पष्ट रूप से प्रश्न पहले बताए हैं, इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या कहा था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने सेंड्रोकोट्स नाम से संज्ञा देकर जो है सुशोभित किया था, यानी बोल सकते हैं कि यूनानियों के द्वारा सेंड्रोकोट्स नाम इन्हें दिया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी पहचान किसने पहली बार की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर सेंड्रोकोट्स, चूंकि ये तो यूनानी बोल चुके थे कि ये चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोट्स हैं, लेकिन इसकी पहचान सर्वप्रथम किसने किए थे। तो आपको बता दें कि विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसकी पहचान की गई थी। तो ये भी प्रश्न खासतौर पर जो बीपीएससी, जो खासतौर पर जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम है उसमें ये पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के तरफ। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। 11 नंबर प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुण पुरुष किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा गुप्तचर को, यानी गुण पुरुष की अगर बात आती है तो गुप्तचर को कहा जाता है। ये कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे और वो प्रधानमंत्री के पद पर भी थे, आपको बता दें, और खास तौर पर उसके गुरु भी थे, क्योंकि युद्ध को जितवाने में जो खनानंद के साथ हुआ था उसमें काफ़ी योगदान किए थे। तो कौटिल्य को आपको ये भी बता दें कि कौटिल्य को 3 नाम से जाना जाता है, एक तो कौटिल्य, दूसरा जो है विष्णुगुप्त और तीसरा जो है चाणक्य के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ही अर्थशास्त्र में अपना गुण पुरुष किसे बताया है, तो गुप्तचर को बताया है।
इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि किस राजा के बारे में बताया जाता है कि उसने 2 समुद्रों के बीच की भूमि को जीता था। यानी 2 समुद्र के जो बीच की भूमि था उसको जीत लिया था। ये पहली बार प्रमाणिक रूप से इतिहास में किसका नाम आता है, तो मौर्य वंश के एक शासक थे जिनका नाम था बिंदुसार, जो कि आपको बता दें बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र भी थे, तो उनका ही नाम आता है, जो कि 2 समुद्रों के बीच की जो भूमि थे उसको जीत लिए थे। इन्हें एक संज्ञा के नाम से सुशोभित किया जाता है जिसका नाम है अमित्र घात। तो बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। ऐसे अगर प्रश्न आते हैं कि मौर्य साम्राज्य में वह कौन से शासक थे जिसको अमित्र घात के नाम से जानते हैं, तो बिंदुसार। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में रूपदर्शक कौन होता था। तो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला जो व्यक्ति होता था उसे रूपदर्शक के नाम से हम लोग जानते थे। 14 नंबर प्रश्न है कि बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था। तो देखिए बिंदुसार के दरबार की अगर हम बात करें तो डाइमेकस आया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हम लोग देखें कि जो आया था दरबारी कवि, उसका नाम मेगास्थनीज था, जो कि सेल्यूकस निकेटर दिया था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बिंदुसार में जो आया था उसका नाम डाइमेकस था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न है पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम किसने दिया था। तो मेगास्थनीज के द्वारा दिया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि के रूप में थे जिन्होंने इंडिका पुस्तक की रचना किए थे। 16 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री की अगर हम बात बोले तो चाणक्य थे। और ही आपको बताया कि चाणक्य को 3 नाम से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के बाद 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर आप प्रश्न देख सकते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था। इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक। 18 नंबर प्रश्न है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है। यानी पुराणों की अगर हम बात करें तो अशोक को किस नाम से जानते हैं। इसका उत्तर होगा अशोक वर्धन के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ ब्रैकेट में आपको दिए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कहा गया है कि अभिलेखों में अगर बात की जाए कि अशोक को किस नाम से जानते हैं, तो अभिलेख के अंतर्गत बताया गया है देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 2 तरह के आपके दिमाग में प्रश्न यहाँ बनाए जाने चाहिए। एक तो पहला प्रश्न ऐसे भी बने जा सकता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जानते हैं, तो अशोक वर्धन, जबकि अभिलेखों में जो है देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी के रूप में जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था। यानी अगर हम बात करें सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के किस राजा के बीच हुआ था। तो अनंत पद्मनाभन के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कलिंग यानी उड़ीसा का क्षेत्र है और उसमें युद्ध हुआ था। और इसमें आपको बता दें कि अशोक जीत चुके थे, लेकिन अशोक को जीतते हुए भी हारना पड़ा, क्योंकि खास तौर पर जो अनंत पद्मनाभन की जो पत्नी थी वो सामने आ गई थी और वो युद्ध करने के लिए ललकार रही थी कि हमें युद्ध करना होगा, तभी जाकर इस कलिंग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अशोक जो है एक ऐसे वीरों में से एक थे, वीरता अपनी प्रदर्शित करते हुए कहे कि हम स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने यह तय भी कर लिया कि हम किसी भी राजाओं के साथ युद्ध नहीं करेंगे, और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और एक सामान्य जीवन की तरफ जो है व्यतीत करने लगे। तो 20 नंबर प्रश्न के बाद 21 नंबर प्रश्न पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 21 नंबर क्वेश्चन से कि अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था। इसका उत्तर होगा ललित पतन नगर। यानी ललित पतन नगर जो है नेपाल में ये शहर बसाए थे। 22 नंबर क्वेश्चन से कि अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। यहाँ आपको बताना है कि अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म अपनाया गया था, जिसमें शिक्षा दीक्षा प्रणाली को अपनाया गया था, तो किसने इनको दीक्षित किया था। तो इसका उत्तर होगा उपगुप्त के द्वारा दीक्षित किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन से कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ है अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच। 24 नंबर क्वेश्चन है मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है। तो देखिए मैकियावेली जो कि यूरोपीय एक लेखकों में से एक है,
जिसने एक द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना की थी, तो उसकी तुलना भारत के किस पुस्तक से की जाती है? तो कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र, आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा में राजनीतिज्ञ और मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा गया था, जो प्रशासनिक ढांचा थी, तो उसकी तुलना की जाती है। तो प्रश्न अगर आता है सामान्य तौर पर कि मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है, तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। 25 नंबर क्वेश्चन से कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। यानी शूद्रों के लिए आर्य शब्द का जो प्रयोग मिलता है वो अर्थशास्त्र में मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहते हैं? तो सड़क निर्माण अधिकारी को जो है हम लोग एग्रोनोमाई के नाम से जानते हैं मौर्य काल में। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, यह किसकी युक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे? यानी भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? तो यह मेगास्थनीज की युक्ति है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो एक कवि के रूप में कार्यरत था, जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसने ही एक युक्ति अपनी वक्तव्य जारी किया था, जिसमें कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों के मंत्री को क्या कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में धार्मिक अनुष्ठानों के मंत्री को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा पुरोहित। 29 नंबर क्वेश्चन से कि अशोक के कौन से शिलालेख में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बता दें विद्यार्थी। अशोक के कौन से शिलालेख में यह कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका उत्तर होगा प्रथम शिलालेख में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा पर्ण। यानी मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का जो नाम था वो पर्ण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद जो है पुस्तक किसकी रचना है? इसका उत्तर होगा अश्वघोष की। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? यानी मौर्य काल में जो भाषाएं सामान्य तौर पर प्रयोग में लाई जाती थी उसका क्या नाम था? पाली भाषा नाम था। और आपको बता दें कि बौद्ध धर्म की जो सामान्यतः जो भाषा थी वो पाली भाषा ही थी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो अगर पाटलिपुत्र प्रशासन की अगर हम बात करें तो इंडिका पुस्तक में मिलता है। इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र प्रशासन की अगर पूरी जानकारी चाहिए तो चूंकि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था और इसकी पूरी पूर्णतः जो है स्पष्टीकरण इस पुस्तक में किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? यानी मौर्य साम्राज्य में जो जल संसाधन की जो व्यवस्था थी, जैसे मान लीजिए सिंचाई वगैरह कार्य के लिए या और भी अन्य प्रणालियों के लिए, तो उसमें कह सकते हैं कि कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो है वहां से इसकी जानकारी मिलती है। 34 नंबर क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग आएंगे 35 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ सेंटेंस आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, पशु नहीं होगा बल्कि ऐसे क्वेश्चन हैं कि मौर्य साम्राज्य का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? यानी मौर्य साम्राज्य के समय मिस्र का राजा कौन था? तो इसका नाम है टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो आपको याद रखना है कि उस समय मिस्र का राजा जो था टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चंस हैं। 36 नंबर क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? यानी कि मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आपको बताना है 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? यानी कि जब पिताजी, अशोक के पिताजी जिसका नाम बिंदुसार था, तो उस समय शासनकाल के दौरान अशोक किस क्षेत्र में विद्रोह भी एक बार किए थे? तो तक्षशिला, जो कि पहले पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह का एक तरह से दमन भी किए थे। अशोक बाद में जो कि सम्राट के रूप में सामने उभर कर आए। तो हमें जहाँ तक लगता है यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
38 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी स्थित था किस शासक द्वारा प्रयाग में लाया गया था। तो अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो कि प्रारंभ में कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन बाद में क्या किया गया कि एक शासक के द्वारा लाया गया प्रयाग में। तो कौन लाया था, तो अकबर के द्वारा लाया गया था। अकबर जो कि आपको पता होगा कि मुगल वंश का एक राष्ट्रीय शासक के रूप में जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन से है कि मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था। तो प्रतिवेदक के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी मौर्य प्रशासन के जो संवाददाता होते थे, जो अपनी बातों को प्रस्तुत करते थे, तो हम कह सकते हैं उन्हें प्रतिवेदक के रूप में जाना जाता था। 40 नंबर क्वेश्चन से कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य की अंतिम शासक की अगर हम बात बोले तो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ, आपको ये चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चंस के बाद, यानी 40 नंबर क्वेश्चंस के बाद अब 41 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत है 41 नंबर क्वेश्चंस हैं सांची। सांची अब बात आती है कि कहाँ है, तो आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, वहाँ पर दिए हैं आपको स्पष्ट रूप से कि मध्य प्रदेश के रायसेना जिला के बेतवा नदी के तट पर। देखिए इतना हम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जब आसानी से समझ में आएगा तो आप आसानी से एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है आपसे कि आप किसी तरह जो है, कितना भी हार्ड से हार्ड वर्ड हो, कितना से हार्ड जो कंटेंट हो, हम आपको याद करवाएंगे, हम आपको जो है उसे इकट्ठा कर देंगे। और हम चाहेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन इतिहास के पन्ने से पन्ने, जो भी पन्नों से पन्ने में क्वेश्चंस बने हुए हैं, उन सभी चीज़ों को हम आपके सामने या आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि सांची, यानी सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में बेतवा नदी के तट पर है। ये कई बार प्रश्न तीनों टर्म में पूछा है, कहाँ है, किस राज्य में। तो छोटा सा एग्जाम है, मान लीजिए 12 लेवल का, यानी इंटर स्तरीय, तो उसमें मध्य प्रदेश से स्थान पूछेगा, लेकिन कहीं जिला पूछ देगा। वहीं अगर आते हैं बीपीएससी या यूपी पीसीएस या झारखंड पीसीएस में, तो उसमें ऐसे दे देगा क्वेश्चंस कि नदी बताइए कि सांची किस नदी के तट पर है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित था। तो आपको क्वेश्चंस को टाइप समझना है, क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है 41 नंबर की, सांची जो कि मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में बेतवा नदी के तट पर है, यह सांची के स्तूप किसने बनवाया था। इसका उत्तर होगा सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक जो कि आपको पता होगा मौर्य वंश का सबसे महान शासक, आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन से तीस्त किसका समकालीन था। तो अशोक का समकालीन था तीस्त, ये भी एक तरह से शासकों में से एक था, आपको बता दें। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन से कि किस ग्रंथ में पता चलता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। यानी कौन से ऐसे ग्रंथ में पता चला है, लिखा गया है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। तो राज तरंगिणी जो कि लेखक कल्हड़ हैं, उसी पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि राज तरंगिणी जो पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं, वो विशेष रूप से राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था। यानी सिक्के ढालने का कार्य कौन करते थे, आपको बताना है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। इसका उत्तर होगा लक्षणा अध्यक्ष, यानी लक्षणा अध्यक्ष के द्वारा ये कार्य किया जाता था। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। ये प्लूटार्क के द्वारा कथन दिया गया है, ये वक्तव्य दिया गया है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चंस के बाद अब हम लोग आएंगे 46 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चंस आप यहाँ थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि राज्य रूपी रथ एक पहिया पर नहीं चल सकता, यह किसका कथन है। इसका उत्तर होगा कौटिल्य के द्वारा। यानी राज्य रूपी जो रथ होता है वो एक पहिया पर नहीं चल सकता है, ये कथन कौटिल्य के द्वारा दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक राज्य जो है वो सिर्फ एक पहिया के सहारे, अर्थात एक शासक के सहारे जो है नहीं चल सकता है। उसके लिए जो है एक ग्रुप का होना जरूरी है, एक समूह का होना बहुत ही अत्यंत जरूरी होता है, जो कि प्रशासकीय, राजनीतिक या जो कूटनीतिक कार्य हैं उसको संभाल सके।
इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर कि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। इसका उत्तर होगा अशोक के उत्तराधिकारी में निर्बलता, यानी अशोक के जो उत्तराधिकारी शासक आए वो निर्बल थे, इस वजह से वहां से समाप्त हो गया। और जो पूरे भारत में फैला हुआ था क्षेत्र, वो सिर्फ उत्तर भारत में ही सीमित हो गया। इस वजह से जो है मौर्य वंश के पतन के बाद मौर्योत्तर काल प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन से कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभक्त था। तो इसका उत्तर 15 होगा, लेकिन देखिए यहाँ 1549 हो गया है, ये गलत से हो गया है। ये चीज आपको याद रखना है कि 15 अधिकरण में विभक्त था। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था। तो पुत्र महेंद्र एवं पुत्री जो है संमित्रा को भेजा था। इसके बाद अंतिम प्रश्न पर आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। तो इसका उत्तर होगा उज्जैन का, यानी उज्जैन एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जिस प्रांत का एक तरह से गवर्नर था वो उज्जैन था। तो यहाँ से हम लोग 50 प्रश्नोत्तर को देखें जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 50 प्रश्नोत्तर हम अगले पार्ट में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको जिस टॉपिक से वीडियो रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर अपना विचार डालिए, क्योंकि आप जब विचार अपना प्रस्तुत करते हैं तो हमें एक तरह से कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा मिलती है, और उस अभिप्रेरणा के माध्यम से हम लोग के कार्य करने की जो है क्षमताएँ बढ़ती हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए सीरीज और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।